जय हिंद बेटा। स्माइल कक्षा 12 भूगोल के छठे पेपर के हल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं पेपर को और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है बेटा, आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्र, क्योंकि आपको पता है आर्थिक भूगोल में किन चीजों का अध्ययन होता है बेटा। जो मानव की जो आर्थिक क्रियाकलाप है उन गतिविधियों का अध्ययन ही आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो आप शाखाओं के नाम लिख सकते हैं। पहला कृषि भूगोल, दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं उद्योग भूगोल, जिसमें उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा हो गया संसाधन भूगोल, और चौथा आप उद्योग हो गया अपना विपणन, मार्केटिंग, विपणन भूगोल या व्यापार भूगोल। तो आर्थिक भूगोल के 4 उप क्षेत्रों में हम कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, संसाधन भूगोल और विपणन भूगोल, ये आप लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर, हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो आपने एस्किमो जनजाति में भी पढ़ा होगा। तो इसमें आप लिख सकते हो जो स्लेज गाड़ी चलाने वाले, एक तो कुत्ता और दूसरा रेंडियर, कुत्ता और रेंडियर, कुत्ता और रेंडियर हिमाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन हेतु इन पशुओं का इस्तेमाल होता है। तीसरा प्रश्न देखिए बेटा, क्या जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। तीसरा प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है। तो इसका अब हम दोबारा यहां नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो स्माइल फर्स्ट का जो दूसरा प्रश्न किया था वो यही प्रश्न था भी जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य था। तो जिन बच्चों को जरूरत है तो आप स्माइल फर्स्ट पेपर का सेकंड प्रश्न देख लीजिएगा, वही सेम प्रश्न यहां पर रिपीट हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। चौथा प्रश्न देखिए, प्रश्न है क्या सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, वह उसका लिंगानुपात कितना है। हो सकता है आपको भी यह ढूंढने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि हमारे जो विश्व जनसंख्या जो है उसमें हमारे महाद्वीपों की जनसंख्या का उल्लेख है। तो यहां पर हम ये ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे भी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है। हाँ, हालांकि देश हो तो उत्तर तो है उसका भी, उस देश का नाम है कुराकोआ, कुराकाओ, सही नाम ये है, कुराकाओ देश है। लेकिन इसका उल्लेख आपकी पाठ्यपुस्तक में नहीं है। तो हम इस प्रश्न को इस तरीके से करेंगे भी सर्वाधिक लिंगानुपात वाला महाद्वीप कौन सा है और उसका लिंगानुपात कितना है। तो इसका इस आधार पर उत्तर हो जाएगा, महाद्वीप पूछे तो यूरोप महाद्वीप, और इसका लिंगानुपात है 1072। तो महाद्वीपों में यूरोप महाद्वीप का लिंगानुपात सर्वाधिक है और वो है 1072। हाँ, अगर भारत का पूछ ले तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो केरल है, और कितना है 1084 है। आगे बढ़ते हैं बेटा, और 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताना है। तो आप अंतर रूप में लिखना चाहें तो एक तरफ आप इस प्रश्न में लिख दीजिए, क्योंकि अब ये 2 नंबर में दिया है ग्रामीण जनसंख्या, और एक तरफ आप लिख दीजिए नगरीय जनसंख्या। ठीक है, और 2 नंबर का बनाया है तो हम उसी हिसाब से इसका 2 आंसर दे देते हैं। और इनका वर्गीकरण मोस्टली है ना, इनके व्यवसाय के आधार पर ही किया जाता है।
ठीक है, तो पहला एक सिंपल सा लिख देते हैं, ग्रामीण जनसंख्या यानी गांव में निवास करती है, बड़ा ही साधारण सा, गांवों में रहने वाले या निवास करने वाले। तो ग्रामीण जनसंख्या में हम गांव में निवास करती है। नगरीय जनसंख्या का मतलब है नगरों में निवास करती है। बड़ी सामान्य सी बात लिख दी हमने। दूसरा ये आप जरूर लिखिएगा, अगर एक अंतर पूछे तब भी मैं चाहूंगा भी आप इस बात को जरूर लिखिए, क्योंकि गांव में जो रहते हैं लोग वो कृषि या कृषि पर आधारित जो कार्य हैं वही करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय, तो ग्रामीण लोग हैं ये प्राथमिक व्यवसाय, मतलब कृषि व इस पर आधारित, लिखना चाहें तो कृषि व इस पर आधारित। तो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय से जुड़ी रहती है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लिख देंगे गैर प्राथमिक। शहरों में जो लोग रहते हैं वो गैर प्राथमिक व्यवसायों से जुड़े रहते हैं, यानी द्वितीय तृतीय चतुर्थक वाली वो बातें आती है। ठीक है, यानी गैर कृषि कार्य से जुड़े रहते हैं। ये कृषि कार्यों से जुड़े रहते हैं, ये गैर कृषि कार्यों से। तो इस तरीके से आप इसके दो, गांव में निवास करते हैं, ये शहरों में निवास करते हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े होते हैं, और ये गैर प्राथमिक व्यवसाय से जुड़े रहते हैं। तो ये था ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर पे बात। आगे देखिएगा बेटा, छठा प्रश्न, ये बहुत प्यारा प्रश्न है कि केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक होने का क्या कारण है। अब देखिए उसने 2 नंबर का पूछा है, तो चलो अपने 1 नंबर और 2 नंबर दोनों हिसाब से कर लेते हैं। केरल का मानव विकास सूचकांक HDI सर्वाधिक होने का कारण क्या है। तो आपको याद भी होगा अच्छे से, क्योंकि वहां की जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और HDI पर तो मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भी आप मानव विकास सूचकांक वाले वीडियो को भी आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, उच्च साक्षरता दर के कारण, उच्च साक्षरता दर के कारण। फिर आप प्रश्न वाली लाइन ऐड कर दें भी केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक होता है। उच्च साक्षरता दर के कारण केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक होता है। और आपके अगर ये रहे भी 2 नंबर का है, इतने में हालांकि नंबर मिल जाएगा, लेकिन चलो हम इस साक्षरता वाले हिसाब से इस प्रश्न की थोड़ी सी और व्याख्या भी कर दें, अगर आपके मन में थोड़ा सा रहता है। तो देखिएगा, जहां की साक्षरता दर अच्छी होती है तो वहां पर उस लिटरेसी का जन्म दर, मृत्यु दर और व्यवसाय आदि सभी पक्षों पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो गरीबी उन्मूलन के जो कार्य है हमारे, गरीबी को दूर करने के लिए ही तो मानव विकास सूचकांक वाली बातें करते हैं। तो गरीबी उन्मूलन में इस साक्षरता का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो क्यों ना हम, अगर आपके वहम रहता है तो वो चीजें भी यहां लिख सकते हैं। तो चलो मैं लिख देता हूं यहां पर भी, साक्षरता दर जब बढ़ती है तो जन्म दर, मृत्यु दर, व्यवसाय आदि पक्षों को भी प्रभावित करती है। प्रभावित करती है। ठीक है, इससे भी अपनी समझ विकसित होती है, सामने वाला कॉपी जांचेगा भी हाँ बच्चे को बड़ी समझ है इस चीज की। साथ में आप लिख सकते हो वास्तव में गरीबी उन्मूलन के लिए
साक्षरता आवश्यक तत्व है। ठीक है, या इसी बात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो भी, वास्तव में गरीबी उन्मूलन, या आप लिख सकते हो मानव विकास के लिए साक्षरता है वो अति आवश्यक है। ठीक है, तो यही बात, मेन कारण तो वही आ गया भी उच्च साक्षरता दर के कारण ही केरल का जो मानव विकास सूचकांक है वो सर्वाधिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, और 7वां प्रश्न अपना मानचित्र आधारित है कि विश्व रेखा मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करें: भूमध्य रेखा, दक्षिणी अफ्रीका, जापान और सूडान। चलो हम वर्ल्ड मैप पर इसकी बात करते हैं। 7वें प्रश्न में अपने को भरने हैं 4 जगह: भूमध्य रेखा, दक्षिणी अफ्रीका, जापान और सूडान। इस प्रकार से बेटा आपको वहाँ एक ब्लैंक वर्ल्ड का मैप मिलेगा। तो हम सबसे पहले इसमें देखते हैं भूमध्य रेखा। तो आप गौर कीजिएगा, ये है अपना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ये अपना भारत है। तो भारत के और इसके जस्ट नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका के नीचे से, ठीक है, आपको यहां एक सीधी रेखा खींचनी है ये, ठीक है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के ऊपर से, अफ्रीका के लगभग बीच से और भारत के नीचे से जा रही है। इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा। 0 डिग्री रेखा यानी ये है अपनी भूमध्य रेखा। तो आप इस तरीके से लाइन खींच के और वहां लिख देंगे भूमध्य रेखा, कहीं भी लिख दीजिएगा भूमध्य रेखा लाइन खींच के। ठीक है, दूसरा पूछा है उसने दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका देखिए बेटा, ये है अपना अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का नीचे नीचे वाला जो ये है, जो मैंने रेड कलर से इस प्रकार लाइनें खींची हैं, यहां लाइन खींच के लिख दिया दक्षिणी अफ्रीका। तो ये देश है अपना दक्षिणी अफ्रीका। फिर तीसरा पूछा है जापान। जापान अपने भारत से इस साइड में, यानी ये हुआ चाइना, ये उत्तरी कोरिया, ये दक्षिणी कोरिया और इसके पास वाला ये है जापान। तो मैंने इस पर गोला लगा के यहां लिख दिया जापान। इस प्रकार आप लिखेंगे। और चौथा पूछा है सूडान। सूडान देखिएगा, आपने स्वेज नहर पढ़ी है बेटा, यहां पर ये मिस्र देश है ऊपर, ठीक है, मिस्र के जस्ट नीचे है सूडान, और यहां पर अब सूडान के नीचे वाला ये दक्षिणी सूडान देश है। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में दिखाया है और तीर लगा के मैंने इधर लिख दिया सूडान। तो ये इस प्रकार आप सूडान भरेंगे। तो इस प्रकार हमने वर्ल्ड मैप में भूमध्य रेखा, दक्षिणी अफ्रीका, जापान और सूडान की एंट्री की। इस प्रकार आपको भरना है। अब देखिएगा 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्रवास के कोई 3 परिणामों को स्पष्ट कीजिए। प्रवास के कोई 3 परिणामों को, प्रवास मतलब एक व्यक्ति का अपने निवास स्थान को बदल लेना, एक जगह से दूसरी जगह पर वो चले जाना। तो 3 बातें अपने को यहां लिखनी है। 3 नंबर का प्रश्न है, 5वें पार्ट से लिया गया है। तो पहले तो आप हेडिंग बना देंगे विप्रवास के 3 परिणाम। ठीक है, तो अब हम पॉइंट बना के लिखते हैं। पहला है बेटा जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना। जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना, यह पहला पॉइंट हो गया। अब आप इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि जिस स्थान से लोग जाते हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाती है और जहां पर जाकर बसते हैं वहां की जनसंख्या अधिक हो जाती है। इस प्रकार प्रवास से जनसंख्या का संतुलन है वो बिगड़ जाता है। यह अपना पहला परिणाम हो गया। दूसरे पे बात करते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट बना सकते हो आप, बेरोजगारी व गरीबी यानी निर्धनता, गरीबी की समस्या में वृद्धि। एक ये परिणाम आएगा, बेरोजगारी व गरीबी की समस्या में
वृद्धि। इसमें जो आप लिखना चाहें तो मैं बोल देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। जहां से लोग जाते हैं, जहां से लोग जाते हैं वहां बेरोजगारी और गरीबी की समस्या कम हो जाती है, लेकिन जहां जाएंगे वहां पर बेरोजगारी और गरीबी की समस्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यह बात आप इसके अंतर्गत व्याख्या में लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, सांस्कृतिक परिवर्तन या संस्कृति में परिवर्तन। सांस्कृतिक परिवर्तन, हमारे कल्चर में भी फर्क पड़ता है। जैसे अंग्रेज भारत में आए थे और हमें अपने वाला सिस्टम दे गए और आज हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो वही चीज होगी सांस्कृतिक परिवर्तन। क्या लिख सकते हैं आप इसमें, तो सुनिएगा कि प्रवासी लोग, यानी जैसे हम अगर दूसरी जगह जाएं तो हम प्रवासी हो गए। प्रवासी लोग अपनी वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, भाषा आदि लेकर जाते हैं, जिसका प्रभाव उन लोगों पर पड़ता है, मतलब भी जहां हम जाते हैं उन लोगों पर पड़ता है, और उस स्थान विशेष की, जहां हम जा रहे हैं उस स्थान विशेष की संस्कृति का प्रभाव प्रवासित लोगों पर भी पड़ता है। तो यह व्याख्या आप इसमें लिख सकते हो। और इसी बात करें बेटा, जैसे हमारा जो रीति रिवाज, हमारी जो भाषा है, वो हम साथ लेके वहां जाएंगे, वहां उसको करेंगे, वो हमें वो करता हुआ देखेंगे तो उन पर प्रभाव पड़ेगा, और उन वाले सिस्टम को हम फॉलो करेंगे तो कुछ हम बदलेंगे, कुछ वो बदलेंगे। तो सीधी सी बात है, प्रवास पर, हमारे कल्चर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ये प्रवास के 3 अच्छे से परिणाम आप इस तरीके से लिख सकते हो और पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। अब देखिएगा बेटा 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि विश्व की जनसंख्या समस्या के समाधान हेतु 3 उपाय सुझाने हैं। विश्व की जनसंख्या की समस्या के समाधान के लिए, तो पहले तो आप वही हेडिंग बना देंगे, विश्व की जनसंख्या समस्या के समाधान के 3 उपाय अंडरलाइन कर देंगे। और पहला, इसमें क्या लिखेंगे आप, पहले में हम लिख सकते हैं, भी जनसंख्या तो बढ़ रही है भाई, उसमें आप लिखेंगे कि भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। यह काम कर सकते हैं या करना चाहिए। भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करनी चाहिए, भी हम सुझाव दे रहे हैं, भी ये काम आप कर सकते हैं। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, लोगों की समझ विकसित करें, जनसंख्या के दुष्परिणाम की, लोगों की समझ विकसित करने के लिए शिक्षा का अधिक प्रसार करना चाहिए, अधिक प्रसार करना चाहिए। और तीसरे पर बात कर रहे हैं कि विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ा दो, विवाह लेट हो है, विवाह की जो न्यूनतम, अभी लड़कों के लिए 21 और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, तो विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ानी चाहिए। और इसके अंदर ही लिखना चाहो तो इसमें लिख दो, चाहिए हम अलग से भी, अगर चौथा 4 पूछता तो हम चौथा भी बना सकते थे। और परिवार नियोजन को, छोटा परिवार करना भाई, परिवार नियोजन को
अपनाना चाहिए। परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार कृषि में क्या कर सकते हैं? कृषि में हम नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की हम उदर पूर्ति है वो कर सकें। तो कृषि में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ 3 पूछा है, हमने ये चीज इसमें कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस 9वें प्रश्न का उत्तर है वो दे सकते हो। और अब देखिए बेटा, आपकी स्क्रीन पर अंतिम प्रश्न है 10वां। एस्किमो और बुशमैन जनजाति की तुलना का प्रश्न है भी। उनके निवास क्षेत्र, निवास गृह और जो उपकरण इस्तेमाल करते हैं और संस्कृति, इन 4 बिंदुओं के आधार पर इन दोनों का, एस्किमो और बुशमैन जनजाति की तुलना का, और 4 नंबर का प्रश्न है। तो ये इस प्रकार आज के 10 प्रश्न थे। ये दूसरे पार्ट से लिया गया है और मैं चाहता हूं अब इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो मैं इस पेपर के बाद उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो मैं चाहता हूं वहां से आप इसको पूरा विस्तृत एस्किमो और बुशमैन जनजाति की कंपैरिजन का एक अलग से वीडियो है जो मैं जारी कर दूंगा कल ही। ठीक है, तो आप उसको वहां से देख लीजिएगा ताकि ये चीज़ आपके वहां काम आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार थे दोस्तों ये आपके स्माइल भूगोल कक्षा 12 का छठा पेपर जिसका हल हमने किया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। तो पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद।